हाय, आई एम देव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा रिसर्च सेंटर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैटर क्या होता है। मैटर का हम क्लासिफिकेशन भी बताए हैं और ये भी बताया गया था कि मैटर हमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो तरह से, एक हमारा फिजिकली रूप और एक हमारा केमिकल। देखिए, जो फिजिकली होता है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कवर कर चुका हूं। अब मैं बात करूंगा आज केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो चलिए हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की कि हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है उसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? टू पार्ट में। जो हमारा पहला होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ और जो हमारा मिक्सचर होता है यानी कि मिश्रण, उसे हम अशुद्ध पदार्थ भी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के बाद में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस आखिर क्या है। शुद्ध पदार्थ, हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ हमारा क्या है? प्योर सब्सटेंस। तो देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है शुद्ध पदार्थ, तो ध्यान दीजिए, एक बात जरूर नोट कीजिएगा, ये हमारी केमिस्ट्री है, ना कि हमारा सामाजिक ज्ञान, हमारा जो भी हम दैनिक जीवन जीते हैं। तो हम कहते हैं ना हमारा शुद्ध देसी घी, पर क्या देसी घी शुद्ध पदार्थ है? तो हमारा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो कहते हैं शुद्ध पानी, शुद्ध दूध, तो ये शुद्ध नहीं होता है। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर शुद्ध होता क्या है, शुद्ध पदार्थ। तो देखिए, हम डिफिनीशन लिखते हैं और डिफिनीशन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि आखिर इसमें क्या है। हम पहले आपको डिफिनीशन यहाँ पे लिख देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो देखिए, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के या एक ही समान प्रकृति के, एक ही समान प्रकृति के कणों द्वारा बने होते हैं, अर्थात अगर बात की जाए दूसरी तरह से, तो अर्थात ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ ब्रैकेट में डालेंगे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ जो एक ही समान प्रकृति के कणों द्वारा बने हों, मतलब जो उसमें कण होते हैं। अब लोग कण, आप सोचेंगे कण क्या होते हैं, तो देखिए जैसे कि हमारी क्या होती है, चाक होती है, सपोज दैट क्या होती है, हमारी चाक होती है।
तो अगर हम चाक को क्या करते हैं, ऐसे दबा के फोड़ देते हैं, पीसते हैं, तो उसमें छोटे 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 कण होंगे, लेकिन सभी एक ही प्रकार के जैसे हों, ऐसा कि उनकी प्रकृति सेम हो, जो रासायनिक प्रकृति हो। कैसी प्रकृति? उनकी रासायनिक प्रकृति हो, सेम हो, अर्थात ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों या परमाणुओं से मिलकर बने हों। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस कहते हैं। चलिए उसके बाद इसके जस्ट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आखिर प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। देखिए जो हमारे इसके कुछ, जैसे कि हम लोहा की बात करते हैं, लोहा तो आप चाहे उसे जितने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, पर उसकी जो प्रकृति होगी ना वो सेम ही होगी, वो लोहा ही कहलाएगा। लोहे की जैसी एक प्रकृति क्या होती है, उसमें जंग लगता है, जंग लगता है, चाहे आप इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे तो सभी में जंग लगेगा। लोहे की एक प्रकृति होती है, चुंबक को अपने ओर आकर्षित करता है, तो वो चाहे इतना सा टुकड़ा होगा, आप इतना बड़ा सा लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, लोहा जितना भी जो छोटे छोटे आप टुकड़ों में किए हैं ना, वो सारे टुकड़े क्या होंगे, चुंबक को आकर्षित करेंगे, सभी की प्रकृति सेम रहेगी। तो ये लोहा हमारा क्या हुआ, एक शुद्ध पदार्थ हुआ। जैसे कि हम जल, अब जल को आप चाहे जितना थोड़ा थोड़ा कर दीजिए, अलग कर दीजिए, पर क्या होता है, वो सेम प्रकृति का होता है। बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो देखिए जब एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब उसको भी आप देखिए ये क्या है, अब तरल अवस्था में है, तो आप इसको तोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अलग कर सकते हैं। तो जब आप अलग करेंगे तो क्या होगा, वो वही गुण रखता होगा, जो इतना रखेगा वही इतना भी वही सेम गुण रखेगा आदि। इस तरह से जो भी आप देखते हैं ज़्यादातर, तो लोहा हो गया, जल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इनमें जो भी वर्ड मिले हुए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिले होते हैं, दोनों तत्व होते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बनता है, ये भी हमारा क्या होता है, दोनों की हाइड्रोजन और क्लोरीन की भी प्रकृति, रासायनिक प्रकृति सेम होती है। तो ये लोहा, जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि आप लोग और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपने समझ सकते हैं हम। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान देंगे कि हम इस डिफिनीशन पे जरूर ध्यान देंगे, क्या है कि जो पदार्थ एक ही समान रासायनिक प्रकृति के होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे, बाकी नहीं कहलाएंगे शुद्ध पदार्थ हमारे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं ये जो शुद्ध पदार्थ होता है ये कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए जो प्योर सब्सटेंस होता है, शुद्ध पदार्थ, इसको भी फिर हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, दो पार्टों में। अब वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला जो है वो है एलिमेंट। क्या है, एलिमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तत्व। दूसरा हमारा क्या हुआ, कंपाउंड। क्या हुआ, कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक। तो अब जो दो पार्ट में डिवाइड किए गए, तो सबसे पहले अब एक एक करके हम दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं और तत्व को समझते हैं कि हमारा तत्व क्या है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा तत्व क्या होता है। हेडिंग डालेंगे तत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। देखिए तत्व जो हमारा क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारे तत्वों के नाम सुने होंगे, तत्व को जानते भी होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो तत्व क्या होते हैं वो जान लेते हैं। देखिए ऐसे शुद्ध पदार्थ, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनकी रचना एक ही तरह के, कैसे, एक ही तरह के परमाणुओं, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, तथा
उन परमाणुओं के, कौन से परमाणुओं के, जो परमाणुओं से मिलकर वो तत्व बना है, तो उन परमाणुओं के नाभिक में, उन परमाणुओं के नाभिक, नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो नाभिक में समान मात्रा में प्रोटॉन पाए जाते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? तत्व कहते हैं। किसको कहते हैं? चलिए एक बात समझ लेते हैं। जैसे डिफिनीशन तो हमने देखा कि ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनकी रचना एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। कैसे परमाणु से मिलकर बनी होती? एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बनी होती है, तथा उन परमाणुओं के नाभिक में, नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक में समान मात्रा में प्रोटॉन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्व कहते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तत्व के बारे में, देखिए जैसे कि कॉपर, मैं यहाँ पे संकेत लिख रहा हूँ उसका, आप लोग नाम लिख लेंगे चाहेंगे साथ में। जैसे कि कॉपर और मैग्नीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन इत्यादि बहुत सारे, इस प्रकार से बहुत सारे और हमारे तत्व होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। कितने तत्व होते हैं वो देख लेते हैं कि अभी तक या कब तक, तो सन 2007 जो लास्ट खोज अभी हुई है, तो सन 2007 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सन 2007 तक इस प्रकृति में, इस प्रकृति में कुल 118 तत्वों की, कितने तत्वों की? 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। देखिए अभी आगे भविष्य में कितने तत्व और होंगे नहीं पता, पर अगर हम प्रेजेंट टाइम अभी की बात करें तो अभी कितने 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। और उन तत्वों को हम सबको आगे जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो आगे हम पीरियोडिक टेबल में एक अलग प्रकार से ही पूरे तत्व के बारे में आपको समझाएंगे एक वीडियो में। तो अभी फिलहाल के लिए आप तत्व जान लें कि तत्व क्या होता है, इसकी डिफिनीशन आपने देख लिया, समझ लिया। आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा, क्योंकि एकदम बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और एकदम बहुत ही इजी में सारा जितना भी आगे जो भी पढ़ाऊँगा एकदम इजी वे में पढ़ाऊँगा। तो ये जरूर देख लेंगे सन 2007 तक, ये हमारा एक मेन पॉइंट है। ये भी पूछा जा सकता है कितने तत्व हैं अभी तक के कुल, तो कुल कितने होते हैं? 118 तत्व होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक चीज और, कि जो हमारा एलिमेंट है, तत्व है, इसको भी डिवाइड किया गया। क्या किया गया? इसको डिवाइड किया गया। कितने पार्टों में डिवाइड किया गया? तो 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो जो हमारा पहला होता है वो होता है धातु। क्या होता है? धातु, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। एक होता है हमारा उपधातु। क्या होता है? उपधातु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेटलॉइड। जो हमारा तीसरा होता है वो क्या होता है? अधातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मेटल। क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। देखिए वैसे तो जो हमारे एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनको 2 ही प्रकार में बांटा गया था। कौन कौन सा? धातु और अधातु। लेकिन फिर इनका कुछ अपवाद मिला, जिनमें धातु के भी गुण थे, अधातु के भी गुण थे।
उसी को हम उपधातु के रूप में तीसरे रूप में डिवाइड कर दिए कि उसको क्या बोलेंगे, उपधातु बोलेंगे। तो चलिए अब हम आगे धातु, अधातु और उपधातु इन तीनों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि धातु क्या है। तो देखते हैं, हेडिंग डालेंगे धातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। तो ये हमारा मेटल क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो धातु होते हैं वो धातु क्या होते हैं, तो धातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा परमाणुओं के साथ मिलकर, जो धातु के परमाणु होते हैं तो धातु के परमाणुओं के साथ मिलकर रासायनिक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में भी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसकी स्पेलिंग ही लिखते हैं ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। देखिए, ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं तथा धातुओं के परमाणुओं के साथ मिलकर, परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धात्विक बंध बनाते हैं। उन्हें धातु या मेटल, धातु या मेटल कहते हैं। देखिए, जो धातु हैं, धातु क्या होते हैं, तो ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं तथा धातुओं के परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ये धात्विक बंध क्या होता है, तो देखिए, जो परमाणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा धात्विक बंध कहलाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि धातु क्या क्या होते हैं, धातु कौन होते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि सोडियम यानी कैल्शियम Ca, एल्युमिनियम Al, ये संकेत हैं इत्यादि। आप बहुत सारे आपको धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं वो कितनी होती हैं लगभग, तो बात करें अगर एक पॉइंट आप लिख लें, जो धातु होती हैं तो प्रकृति में लगभग 80 धातुएं उपस्थित हैं। ये लगभग की बात की जा रही है, थोड़ा बहुत इसके आसपास, क्योंकि क्लियर नहीं बहुत चीज़ों में हो पा रहा है। तो इस तरह से प्रकृति में लगभग कितनी 80 धातुएं उपस्थित हैं। तो अब बात करते हैं धातुओं के। देखिए, जो थोड़ा सा गुण होते हैं, कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं, धातुओं को पहचान कैसे होती, धातु क्या होती है। तो देखिए, धातुओं में चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चमक, यानी कि वो चमकीली होती हैं। धातुओं में
चमक पाई जाती है तथा ये आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं। किसका? आघात वर्धनीयता। अब ये आघात वर्धनीयता क्या है? देखिए पहले लिख लेते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं। तो देखिए आघात वर्धनीयता का मतलब होता है, देखिए जब किसी चीज में चोट करने पर वो बढ़ती है, टूटती नहीं है, क्या होती है? बढ़ती है। तो वो क्या होती हैं? आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं। क्या करती हैं? आघात वर्धनीयता का गुण। जो आघात वर्धनीयता, जैसे कि हम लोहे की बात करें, लोहा भी हमारी एक धातु कहलाती है। लोहे को हम पीट पीट के उसका आकार चेंज करते हैं, उसको लंबा करते, उसकी चादर बनाते हैं। एल्युमिनियम जैसे हमने यहाँ लिखाया, तो एल्युमिनियम क्या होता है? हमारा एक धातु होता है। क्यों? जो एल्युमिनियम होता है उसको भी हम पीट पीट के क्या करते हैं? उसकी तार बना सकते हैं, उसकी चादर बना सकते हैं। आप लोग जैसे सोना, चांदी, ये धातुएं हैं, इन पे हम पीट पीट के प्रहार करके इनसे चादर भी बना सकते हैं। देखते हैं आप लोग बहुत सारी लॉकेट बनाई जाती हैं धातुओं को, तो बहुत सारे आभूषण बनते हैं सोने के, चांदी के। तो यही कहलाती है आघात वर्धनीयता गुण। कौन सा होता है? तो धातुओं में ये दो गुण पाए जाते हैं। देखिए कि चमक पाई जाती है और ये आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं। चलिए आगे जो एक और हमारा गुण होता है वो क्या होता है कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। अब सुचालक का मतलब क्या है? मतलब इसमें जो लाइट हमारा करंट होता है, विद्युत, वो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ही प्रवाह हो जाता है। आप लोग देखते हैं एल्युमिनियम का जो हमारा आता है, कॉपर का आता है, ये सब हमारी क्या है? धातुएं हैं। इनमें क्या हो जाता है? जो विद्युत होती है वो बहुत आसानी से प्रवाह हो जाती है, बहुत जल्द प्रवाह होती है। तो ये सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब उसका विद्युत में प्रवाह हो जाना। विद्युत क्या होती है? उसमें बहुत आसानी से प्रवाह होती है। उसके बाद धातुओं में एक और रासायनिक गुण पाया जाता है। क्या होता है? धातु में कुछ रासायनिक गुण भी पाए जाते हैं। ज़्यादा तो नहीं, चलिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा विस्तार में फिर हम किसी वीडियो में पूरा एक धातु का ही बनाएंगे वीडियो, और उसमें धातु के बारे में सारी डिटेल देखेंगे। अभी जो हम बेसिक देख रहे हैं, तो बेसिक देखते हैं कि धातु के जो कुछ रासायनिक गुण पाए जाते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारे धातु के रासायनिक गुण होते हैं, डालेंगे धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण। अब धातु के जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? तो देखिए जो धातुएं होती हैं, क्या होती हैं? जो हमारी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया जो करती हैं धातुएं, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए जो धातुएं होंगी जब ऑक्सीजन के साथ उनकी रासायनिक क्रिया होती है तो क्या कहलाते हैं? धात्विक ऑक्साइड बना देती हैं। क्या बना देती हैं? धात्विक ऑक्साइड। जैसे कि आप देखे होंगे लोहा जो हमारा होता है वो बाहर पड़े पड़े क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसमें जंग लग जाता है। धात्विक ऑक्साइड जो होती है तो धातु के ऊपर एक परत बना लेती है, उसी को हम धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, तो चलिए आगे देखें, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए जो हमारा सोडियम, एक तत्व तो आपने सुना होगा, धातु है सोडियम Na, और एक हो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2। तो देखिए जब ऑक्सीजन, देखिए इसके सोडियम के 4 कण
और ऑक्सीजन के एक ही कण, ऑक्सीजन का एक कण मिलकर के क्या बनाता है, सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड कैसे, Na2O क्या बना देता है, Na2O। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Na2O। देखिए लेकिन यहाँ के संतुलित समीकरण किया गया है, तो ये हमारे 4 कण सोडियम के लिए गए और इधर ऑक्सीजन का एक कण लिया गया। ये आपको समीकरण संतुलित करना फिर बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छी तरह से हम डिटेल देंगे। तो अभी आप बस ये देखिए कि कैसे बना लेते हैं। देखिए सोडियम और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। इसका आप लिख भी सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में, सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद चलिए देख लेते हैं कैल्शियम को भी देख लेते हैं। कैल्शियम, तो ये जो कैल्शियम है और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम के यहाँ 2 कण होते हैं और ऑक्सीजन का एक कण मिलकर के हमें क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। अब ये CaO देखिए O2, ये सब बताऊंगा मैं। यहाँ आप सोच रहे हैं कि O2 दिखा रहा है, यहाँ 2 ऐसे बदल गया, सब कुछ बताऊंगा समीकरण संतुलित करना। आप सिर्फ ये बस अभी देखिए कि क्या मिलकर कैसे बना रहा है, सिर्फ हम बेसिक अभी जाने। तो देखिए जब कैल्शियम जो हमारा धातु है वो ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको भी लिख लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद एक और देख लेते हैं एग्जांपल, चलिए एल्यूमिनियम का। किसका देख लेते हैं, एल्यूमिनियम का। तो जो हमारा एल्यूमिनियम होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो देखिए एल्यूमिनियम का 2 कण और ऑक्सीजन का 3 कण। एक सेकंड, 2 में नहीं होगा, एल्यूमिनियम का 4 और ऑक्सीजन का 3। तो जब ऑक्सीजन का 3 कण और एल्यूमिनियम का 4 कण मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आप लोगों को किसको किसको फार्मूला पता है, पता है, नहीं पता है तो चलिए आगे यहाँ देखते हैं। Al2O3 ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो इसके जब हम बराबर करेंगे, संतुलित करेंगे समीकरण, तो 2 कण आ जाएंगे। जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो देखिए इसका भी नाम लिख लीजिए आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आई होप दैट आप समझ गए होंगे जो धातु क्या होती हैं, धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं। एक चीज़ देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक पॉइंट हमारा जो हमारा एक मेन पॉइंट होगा वो क्या होगा कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। चलिए अब उसके बाद हम मेटल की बात कर चुके हैं, अब आगे हम देखेंगे नॉन मेटल। किसके बारे में देखेंगे, नॉन मेटल बारे में, यानी कि अधातु के बारे में। तो देखिए हेडिंग डालेंगे अधातु, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल। देखिए अधातु क्या होता है, धातुएं क्या होती हैं, बहुत सिंपल सी डिफिनीशन आपको बताऊंगा, एकदम छोटी सी, कि आपको बिल्कुल एक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली आपको क्या करना है, समझना है। तो देखिए अधातु क्या होती हैं, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करके
ऋण आयन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऋण आयन बनाती हैं। उन्हें अधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अधातु, यानी कि नॉन मेटल। देखिए अधातु में क्या होती हैं? तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करती। देखिए धातु में क्या करती थी? इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग रही थी और धन आयन बनाती थी। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद ऋण आयन बनाती हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं उन्हें अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। देखिए जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं सामान्यतया भंगुर होती हैं। भंगुर होती हैं एवं इनमें कोई चमक नहीं पाई जाती है। कोई चमक नहीं पाई जाती है तथा इनसे तार या चादर नहीं बनाई जा सकती है। तार या चादर नहीं बनाई जा सकती है। चादर आप ओढ़ने वाली चादर नहीं समझिएगा कि ओढ़ने वाली चादर की बात कर रहे हैं। यहाँ चादर का मतलब है जो हमारी सीट रहती है ना, धातुओं की, लोहे की सीट, और जैसे कि आप लोग चांदी की भी प्लेट जैसे बनवा सकते हैं, कुछ भी, तो वो चादर के रूप में होता है। ये चादर ओढ़ने वाली चादर की, कपड़े की नहीं बात कर रहे हैं। तो लेकिन जो हमारी अधातुएं होती हैं इनसे हम चादर नहीं बना सकते हैं, ना कि इनसे तार भी बना सकते हैं। ये क्या होती है? भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। अगर हम उसको चोट पहुंचाएंगे तो क्या होगी? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। उससे हम तार या चादर नहीं बना पाएंगे। और जो ये हमारी अधातुएं होती है, एक चीज़ और होता है कि इनमें हम पॉलिश भी नहीं कर सकते कि इनको कलर करके पॉलिश कर दें दूसरे तरह से। इनमें हम पॉलिश बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। देखिए एक पॉइंट और हम देखेंगे। क्या करेंगे? एक पॉइंट हम और देखेंगे। कौन सा पॉइंट? जो हमारी अधातुएं प्रकृति में कितनी पाई जाती हैं? तो प्रकृति में कुल 22 अधातुएं पाई जाती हैं। कितनी? 22 अधातुएं पाई जाती हैं। जिनमें जिनमें 11 गैस अवस्था में होती हैं, 11 गैस, एक द्रव अवस्था में होती है एवं 10 ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। 10 क्या होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। देखिए जो हमारे प्रकृति में कुल अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? 22 होती हैं। लेकिन उसमें से 11 जो होती हैं वो क्या होती हैं? गैस अवस्था में होती हैं, एक द्रव अवस्था में होती है, और 10 किस में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। देखिए एक चीज़ और है,
क्या है, अधातुओं के कुछ अपवाद भी हैं। अधातुओं के कुछ अपवाद पाए जाते हैं। अपवाद पाए जाते हैं। अब वो अपवाद क्या है, तो देखिए जैसे कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। जो हमारा कार्बन है उसे पीरियोडिक टेबल में अधातु के श्रेणी में माना गया है। तो जैसे कार्बन एक क्या है, अधातु है, लेकिन वह विद्युत की सुचालक भी है। विद्युत की सुचालक भी है। एवं आयोडीन को भी किस में रखा गया है, आयोडीन एक अधातु है, उसे अधातु की श्रेणी में रखा गया है। तो आयोडीन एक अधातु है, लेकिन उसमें चमक होती है। क्या होती है, लेकिन उसमें चमक पाई जाती है। देखिए जैसे क्या कहा गया कि धातुओं के कुछ अपवाद पाए जाते हैं। वो अपवाद कौन कौन से, जैसे कार्बन एक क्या है, धातु है। कार्बन को हमारे पीरियोडिक टेबल में किसमें रखा गया है, अधातु माना गया है। लेकिन जो कार्बन होते विद्युत की सुचालक भी हुए हैं। क्या है वो, सुचालक भी है। जबकि हमारी जो अधातु की डिफिनीशन है, तो धातु की डिफिनीशन क्या कहती है कि वह विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। मैंने लिखवाया है या नहीं, नहीं अभी लिखवाया। चलिए इसका एक पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं कि जबकि अधातु में ऊष्मा की या ऊष्मा एवं विद्युत दोनों लिख देते हैं, ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। और जो हमारा आयोडीन है, वो आयोडीन में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। लेकिन तथा ये चमकहीन होती हैं। क्या होती हैं, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम समझ में आ रही है, इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है, तो आप सुन के भी समझ जाएंगे। तथा ये चमकहीन होती हैं। क्या होती हैं, चमकहीन होती हैं। जो अधातुएं हमारी होती हैं वे चमकहीन होती हैं, लेकिन जो हमारी आयोडीन है वो क्या होती है, चमक पाई जाती है आयोडीन में। इसलिए क्या, ये अपवाद है। क्यों, क्योंकि आयोडीन एक अधातु है, तो अधातु में चमक नहीं पाई जानी चाहिए। इसी तरह जैसे कार्बन, तो कार्बन एक अधातु है, लेकिन ये क्या है, विद्युत की सुचालक है। जबकि जो हमारी अधातुएं होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब क्या होता है कि विद्युत उसमें प्रवाह नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं, ये प्लास्टिक का होता है ना, हम ऐसे टच करते हैं तो क्या हमको करंट लगता है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कुचालक है, सुचालक नहीं है। तो इस तरह से, लेकिन कार्बन सुचालक होता है, इसलिए क्या है, ये अधातु का एक अपवाद है। चलिए अधातु के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। आई होप कि आप समझ भी गए होंगे कि धातु क्या है, अधातु क्या है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उपधातु क्या है। वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, चलिए बात करते हैं कि उपधातु क्या है। तो देखते हैं कि हमारी उपधातु क्या होती है। हेडिंग डालेंगे उपधातु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं
मेटलॉइड। देखिए उपधातु क्या होती है, तो अगर इसके बारे में हम बात करें कि उपधातु क्या होती है, देखिए ऐसे तत्व, क्या, ऐसे तत्वों जिनमें धातु एवं अधातु, जिनमें धातु एवं अधातु दोनों प्रकार के, धातु एवं अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उपधातु कहते हैं। देखिए उपधातु क्या होती हैं, तो ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? उपधातु कहलाएंगे। मैं मतलब कि उसमें ना तो धातु ही पूर्ण रूप से कह सकें, ना तो उसे पूर्ण रूप से अधातु कह सकें, दोनों के मिक्स हों तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे उपधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने इसके बारे में अच्छे से समझ लिया होगा, इसकी डिफिनीशन के बारे में कि उपधातु क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए जैसे कि बोरान, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एवं टेल्यूरियम, ये 6 उपधातु होती हैं। क्या होती हैं? उपधातु होती हैं। ये 6 ही होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं, उपधातु होती हैं। कितनी? 6। आप एक चीज याद रखेंगे, जो हमारी उपधातु कितनी होती हैं, वैसे तो 6 होती हैं। कौन कौन सी? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एवं टेल्यूरियम, ये 6 उपधातु हैं। और एक पॉइंट और आप नोट करेंगे इसमें कि कुछ सीमा तक कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम, इनके नाम जरूर याद रखेंगे आप लोग। कौन कौन से? कुछ सीमा तक कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम एवं एस्टेटीन को उपधातु कहा जाता है या उपधातु माना जाता है। देखिए जो हमारी वैसे तो 6 होती हैं, कौन कौन सी? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एवं टेल्यूरियम, ये आप लर्न कर लेंगे। लेकिन इसके कुछ सीमा तक इनके जो अपवाद मिलते हैं, तो कुछ सीमा तक, जैसे कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया एवं एस्टेटीन हो गया, इनको क्या उपधातु माना जाता है। क्या माना जाता है? उपधातु। क्यों? क्योंकि इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण लगभग मिलते हैं, इसलिए इनको क्या माना जाता है? उपधातु माना जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रुकना चाह रहे हैं।
बाकी की क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके आगे की जो डिटेल है वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।